हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल डिफेंस एरिया। सो जैसा कि आप लोग सब जान ही रहे होंगे कि कोस्ट गार्ड के पेपर जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। और हम लोग बेसिकली ओआईआर और पीपीडीटी के लिए प्रैक्टिस करते हैं। जो मेरी वीडियोस होती हैं वो बेसिकली ओआईआर और पीपीडीटी के लिए ही होती है। बट आज मैं कुछ अलग करने का सोच रहा हूँ। आज मैं पीपीडीटी या फिर टीएटी के पिक्चर्स को लेकर और उनको एनालाइज करने की कोशिश करूँगा आपके साथ। और आपको बताऊंगा कि पिक्चर को अगर अगर सामने अगर पिक्चर आती है पीपीडीटी या फिर टीएटी में, पीपीडीटी की हालांकि थोड़ी ब्लर होती है, लेकिन टीएटी में जो भी पिक्चर्स आती हैं वो एकदम ही क्लियर होती हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा और मैं अपने आपको एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। दो आई एम ए रिकमेंडेड कैंडिडेट और मैं रिसेंटली रिकमेंड हुआ हूँ, तो वो भी अपने एक्सपीरियंसेस में आपको बताऊंगा टीएटी और पीपीडीटी के कि किस तरीके से आपको एक पीपीडीटी या फिर टीएटी की स्टोरी वीव करनी चाहिए। और एक अलग से अपना मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो जीटीओ हो, चाहे वो आईओ हो, या फिर वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, सारी की सारी जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी मेरे तरीके हैं करने के, वो सारे आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं पीपीडीटी के या टीएटी के एक पिक्चर लूँगा, उसको मैं एनालाइज करूँगा। मैं आपको कोई रिटन फॉर्म में अपनी स्टोरी नहीं लिख के बताऊँगा, जो कि मैं पहले वीडियोस में किया करता था। इस वीडियो में मैं जस्ट एक पिक्चर आपको एक दिखाऊंगा, उसको मैं आपको बताऊंगा कि पिक्चर लिखने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें एनालाइज करनी है, जो कि उसके बाद आप उसको पिक्चर में स्टोरी में फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो बॉक्स होते हैं, बॉक्स के अंदर सर्कल बना के मेन कैरेक्टर वगैरह, वो सब मैं अपने प्रीवियस वीडियो में जो है मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम पिक्चर को, अगर सामने पिक्चर आती है तो अकॉर्डिंग टू दैट पिक्चर हम लोग उसको किस तरीके से स्टोरी फ्रेम करें। क्योंकि कई लोग के डाउट्स होते हैं कि अ, क्योंकि कई लोगों के जो डाउट्स होते हैं वो कुछ क्योंकि डाउट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि अगर स्टोरी आ जाए तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या बनाएं उसमें। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि कोई भी पिक्चर है उसमें एक्शन डालना ज़रूरी है। बट ये एक्शन डालना ज़रूरी नहीं है किसी भी पिक्चर में। ये डिपेंड करता है कि आपकी पिक्चर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। तो ऐसे ही मैं एक पिक्चर लूँगा जो कि आप लोग का डाउट्स क्लैरिफाई करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम न्यूट्रल पिक्चर में भी सोचते हैं कि कोई ना कोई एक्शन ला दें जिससे कि हमारी स्टोरी अच्छी हो जाए, बट उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती नहीं है। आप अगर एक नॉर्मल स्टोरी लिखेंगे तो उससे भी आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो OLQs देख सकता है। बट हम क्या करते हैं कि गलत जगह से कोचिंग लेकर या फिर 10-15 वीडियोस देखकर यूट्यूब पर हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के चक्कर में हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम एक नॉर्मल स्टोरी को भी हम एक ऐसी स्टोरी बना देते हैं जिससे कि हमको समझ में नहीं आती और वो स्टोरी ब्लंडर हो जाता है। तो ऐसे ही मैं एक स्टोरी लेने वाला हूँ। जैसे कि ये स्टोरी है, ये एक पिक्चर है, ठीक है। आप 1 मिनट पॉज इसको कर लेना। इसको पॉज करके पहले आप सोचना कि आपके दिमाग में क्या है, सबसे पहला थॉट क्या है। सबसे पहला थॉट जो भी आएगा वो उसको एक पेपर में स्टोरी लिख लेना, ठीक है। 4 मिनट्स में, कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 मिनट में ही लिखो, आराम से टाइम लेकर एक स्टोरी लिखना, ठीक है। अब पॉज करने के बाद, लिखने के बाद, अब मैं अपना जो थॉट है वो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने यूज़ किया था प्रीवियस एसएसबी में। तो हम लोग पिक्चर में, वैसे अगर पीपीडीटी की अगर ये पिक्चर होती तो ये पिक्चर काफ़ी ब्लर होती, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको एक एज अ टीएटी पिक्चर मान के चल रहे हैं कि टीएटी में हमको एक पिक्चर दिखाई गई है। टीएटी में बेसिकली क्या होता है ना कि 3 तरीके की पिक्चर्स होती हैं। या तो एक नेगेटिव पिक्चर होगी, 2-3, कुछ पॉजिटिव पिक्चर्स होंगी और कुछ न्यूट्रल पिक्चर्स होंगी। तो नेगेटिव में तो हम लोग को साफ साफ पता चल जाता है कि चलो नेगेटिव में बनाना क्या है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो सकता है कहीं आग लग गई हो, तो वो सारे नेगेटिव पिक्चर्स हो गए, ठीक है। पॉजिटिव पिक्चर्स में क्या होता है, जैसे कि कोई हंसी खुशी बात कर रहा है, ठीक है, या फिर कहीं पार्टी हो रही है, कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब कुछ होती है न्यूट्रल पिक्चर्स, जैसे कि ये, अब ये पिक्चर टोटली न्यूट्रल है। आप इसमें मतलब ना ही तो ये दोनों कैरेक्टर जो है हंस रहे हैं, ना ही तो ये रो रहे हैं, ठीक है। ये चुपचाप बैठकर एक जगह कुछ किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये होती है न्यूट्रल पिक्चर्स।
अब इस केस में क्या होता है कि कई लोगों का मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि हम इसमें कोई एक्शन लाते हैं। कोई एक्शन का मतलब कुछ भी, जैसे कहीं अब इसी पिक्चर में कोई बोल देगा कि कहीं आग लग गई, ये दोनों बच्चे आग में जल रहे थे, तो बाहर से कैरेक्टर लेकर आएंगे कि वो इनको बचाने आ गया। उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन है ही नहीं कि आप लोग इसको एक्सीडेंट या फिर मिशैप या फिर किसी अलग चीज़ से जोड़ें। ठीक है। रिसेंटली क्या होता है कि मेरी एक एसएसबी थी उसमें, इलाहाबाद में, तो उसमें एक स्टोरी दिखाई गई थी कि एक जो लेडी है उसकी एज होगी 26 एज होगी। तो वो जो है वो खड़ी थी बालकनी में। तो कई लोग थे जिन्होंने, वो एक न्यूट्रल पिक्चर थी, तो कई लोग थे जिन्होंने वो बना दिया कि नीचे जो है जा रही है उसको बचाने के लिए। कुछ लोग लिख रहे थे कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जा रही है। बेसिकली आपको ये लिखना है। तो मैं उस समय समझ नहीं पाया था चीज़ों की चीज़ें, क्योंकि मुझे मुझे मेरी पिक्चर्स बहुत नॉर्मल लग रही थी। और मैंने अपना नरेशन और स्टोरी बहुत, मतलब बहुत नॉर्मल तरीके से दिया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इस चीज़ को इतना नेगेटिव क्यों ले जा रहे हैं। और एक ने तो उस कैरेक्टर के मूड को ही नेगेटिव बता दिया था जो कि मतलब एकदम ही अनएक्सेप्टेबल है। तो उस केस में मतलब मेरे को तो ये पता चल गया था कि इसका तो नहीं होने वाला, और उसका हुआ भी नहीं। और तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पिक्चर्स, देखो पीपीटीटी का मतलब ये होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन मतलब पिक्चर को परसीव करना है। परसीव मतलब अगर आप गलत परसीव करोगे तो उसका रिजल्ट भी गलत होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो उस केस में क्या होता है कि लोग जो है वो अलग तरीके से स्टोरी फ्रेम करना शुरू कर देते हैं। बट हमें वैसा नहीं करना है। हम लोग इस पिक्चर को अलग तरीके से सोचेंगे। अलग तरीके से सोचने का कुछ मतलब नहीं है, हम लोग बहुत ही नॉर्मल तरीके से सोचेंगे। अब जैसे इस पिक्चर में आप लोग को दो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। सिंपल सी बात है, मेल फीमेल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया, अगर ये पीपीटी की पिक्चर होती तो हम लोग लिख देते कि देर आर टू कैरेक्टर्स, वन मेल एंड अदर इज़ फीमेल। ठीक है, बॉक्स में अगर जिसको भी आप मेन कैरेक्टर मानना चाहो वो मान सकते हो, उसको एनसर्कल कर देना। ठीक है। इस लड़के की जो है, जो कि बैठा हुआ है, इसकी एज 10 to 12 ईयर्स लग रही है। और हाँ, एक बात, अगर आप लोग एज वहाँ लिख रहे हो तो कभी भी उसकी एग्जैक्ट एज मत लिखना, जैसे 12 या 13 या 14 या 10, क्योंकि एग्जैक्ट एज तो आप किसी की देखकर बता ही नहीं सकते एग्जैक्ट एज है क्या। ठीक है। तो उस केस में आप एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट ले लेना। लोअर लिमिट जैसे मान लो मैंने ले लिया 10, अपर लिमिट ले लिया मैंने 12। तो ये जो बच्चा है वो 10 से 12 साल का लग भी रहा है। ठीक है। तो ये 10 से 12 साल, ये जो लड़की है ये भी उसी एज ग्रुप की लग रही है, हल्की मतलब 1 साल आप इसको बढ़ा सकते हो। मैं इसको लूँगा 11 to 13 ईयर्स में। ठीक है, जहाँ तक मेरा परसेप्शन है। ये लिख लिया। अब इनके मूड पर बात आती है। अब मूड इनका, कुछ लोग होंगे जो इसको लिख देंगे नेगेटिव मूड, कुछ लिख देंगे पॉजिटिव मूड। लेकिन ना तो ये पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव है, ये है न्यूट्रल। तो आप वहाँ पर जो भी ओ साइन या फिर जो भी वो लोग बोलते हैं वहाँ न्यूट्रल लिख देना। और ये पिक्चर जो है वो टोटली न्यूट्रल है। ठीक है। अब देखो, देखो न्यूट्रल कैसे, क्योंकि ना तो यहाँ पर ये लोग हंस रहे हैं ना तो ये लोग रो रहे हैं, ना ही कोई ऐसी पिक्चर में कोई ऐसी चीज़ दिखाई जा रही है जिससे कि वो लोग स्माइल कर रहे हो, ना ही वो लोग कोई ऐसी कंडीशन है जिससे कि हैवॉक पैदा हो रहा हो। ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली इस पिक्चर को न्यूट्रल पिक्चर कंसिडर करेंगे और मूड जो होगा इसका वो होगा न्यूट्रल। अब बात आती है कि ये पिक्चर क्या फ्रेम करें, पिक्चर कैसे फ्रेम करें, स्टोरी सॉरी। पिक्चर आपने देख ली। अब सबसे पहले, कभी भी स्टोरी बनाने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि बैकग्राउंड का स्कैन ज़रूर कर लेना कि बैकग्राउंड में क्या क्या है। बैकग्राउंड में जहाँ तक हम लोग को दिख रहा है वो एक शेल्फ दिख रहा है जिसमें कुछ बुक्स रखे हुए हैं, और एक बुक नहीं कई सारी बुक्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड देख लिया। एक ये भी देख लिया कि ये एक जो लड़की है वो किसी टेबल के या फिर बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है, और लड़का जो है उसी के सहारे जो है वो नीचे बैठा हुआ है और लड़की ऊपर बैठी हुई है। दोनों के हाथ में बुक्स हैं और दोनों बैठ के कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने बैकग्राउंड पूरा का पूरा स्कैन कर लिया। अब खुद ये सोचो कि ये सिचुएशन कब आती है, आपके साथ कभी ना कभी ये सिचुएशन हुई होगी। ठीक है, जब आप, या फिर सबसे पहले आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। रिलेशनशिप, अब
कैसे आप जो है, अब देखो रिलेशनशिप बैठाने के लिए ये भाई बहन ही लग रहे हैं। जहाँ तक मेरा परसेप्शन है, ये लोग भाई बहन लग रहे हैं क्योंकि इनकी एज में एक सिमिलैरिटी है। या तो ये देखो, या तो ये हो सकते हैं कज़न, कज़न ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, या तो ये लोग सगे भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, या तो ये लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो दो छोटे बच्चे जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तीनों में से आप कोई भी एक रिलेशन रिलेशन चूज़ करके और स्टोरी को उसके अकॉर्डिंगली फ्रेम करो। अब हमको ये पता चल गया कि ये दोनों, मैंने मान लिया कि ये दोनों कज़न सिस्टर ब्रदर हैं, ठीक है। हुआ क्या कि आपको एक थीम चाहिए। थीम मतलब कि आपको कोई एक रीज़न चाहिए इन दोनों को, रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने का, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर हैं क्यों, सबसे पहली बात। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए आपको कुछ कोई ऐसी थीम चाहिए कि ये दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि ये दोनों जो हैं, मेरे हिसाब से ये दोनों गर्मी की छुट्टियों में अपने रिलेटिव के घर आए हुए हैं, ठीक है। ये बच्चा, ये जो नीचे जो बच्चा बैठा हुआ है, ये इसका कज़न ब्रदर है। और ये जो है, ये अपने ये चाचा या चाची या मामा मामी जिसके पास है, जिसकी बेटी है, उसके घर आए हुए हैं, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि जैसे हम लोग गांव में जाते थे और गांव में कई सारे जब मामा मौसा मौसी इन लोग के जो बेटे जब मिलते थे, तो हम लोग क्या करते थे, सब लोग ग्रुप बना के या फिर जितनी भी बचपन की चीज़ें होती थी उनको याद करके उनके साथ खेलते थे, ठीक है। तो वैसा ही एक सिनेरियो आप ले सकते हैं। मैंने ये जो मेरा सोचना है, हर एक की स्टोरी अलग हो सकती है क्योंकि पर्सनालिटी डिफर्स और आपकी सोच भी अलग है मेरे सोच से, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरा जो सोचना है कि ये जो बच्चा है, ये लोग एक फैमिली, जिनकी जो फैमिली है वो एक कॉमन प्लेस पे गैदर हुए हैं ये लोग गर्मी की छुट्टियों में। और ये लोग जो हैं अपने अपने ये जहाँ पर ये लोग खेलते थे, हो सकता है ये जगह बेसमेंट में हो सकता है ये जगह कोई एक कमरा हो, ठीक है। उस कमरे में ये लोग जो है, जो ये बच 2-3 साल पहले की जो किताबें हुआ करती थी या फिर जो ये जो फ़न बुक्स हैं, ये लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ के एन्जॉय कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और उसके बाद ये लोग खेलने चले जाते हैं, खेलते हैं ये लोग और अपने कई अलग-अलग रिलेटिव्स के साथ मिलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली, दूसरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये एक स्टोरी बन सकती है, ठीक है। इसमें कोई भी, मैंने कोई एक्शन, कोई भी एक कोई अलग सी चीज़ नहीं लेकर आई। जो भी हम अपने नॉर्मल लाइफ में करते हैं, हम जब छोटे थे तो छोटे में जब भी हम लोग किसी के घर जाते थे, मतलब अपने रिलेटिव्स के घर जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, जहाँ हमारे नाना नानी हुआ करते थे, वहाँ पर हम लोग, हमारे एज के कई लोग मिलते थे जो हमारे भाई बहन हुआ करते थे, या फिर अ, उनके रिलेटिव्स के जो बच्चे होते थे जो हमारे एज के होते थे, वो लोग मिलते थे, हम लोग खेलते थे, बुक्स पढ़ते थे, जो फ़न बुक्स होती थी, जो कॉमिक्स होती थी वो पढ़ते थे, वो पढ़ के हंसी मजाक करते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लाइफ एक्सपीरियंस से ही जुड़ी हुई हैं। और यही सब चीज़ों को आपको टीएटी या फिर पीपीटीटी की स्टोरीज़ में डालना है, और कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डालनी है उसमें। अपने ओएलक्यूज़, ये मत सोचो कि मेरे को अपने ओएलक्यू शो करना है। आप जब एक नॉर्मल अपने लाइफ के एक्सपीरियंस लिखोगे तो उसी से वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो ओएलक्यू आपके देख लेगा। तो ये मत सोचना कि मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखते समय कि इसमें ओएलक्यू है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो सोचोगे तो वो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी वो। तो अगर कोई भी पिक्चर आती है तो सबसे पहले उसको इस तरीके से एनालाइज करने के बाद अब रह जाता है कि आउटकम क्या है। अब आउटकम कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल जो आउटकम है वो ये है कि वो लोग फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, दे एंजॉयड अलॉट इन देयर हॉलीडे टाइम, ठीक है। दे वेंट दे वेंट टू देयर रिलेटिव्स, हैड फन देयर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो इसमें क्या है कि आपकी नॉर्मल जो है, नॉर्मल ओएलक्यूज भी शो कर रहा है कि आप सोशली अडेप्टेबल हो, ठीक है। आप मतलब आपका बॉन्डिंग अच्छा है फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, तो ओएलक्यूज खुद ब खुद निकल के आ जाएंगे। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मेस्ट मेरी स्टोरी में ओएलक्यू है कि नहीं। आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करो, जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी होगी उस तरह की स्टोरी वहाँ पर आ जाएगी। तो मैंने भी जस्ट यही किया था अपने प्रीवियस एसएसबी में। मैंने
ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, तीसरे अटैम्प्ट में रिकमेंड हुआ हूँ। और इससे 2 एसएसबी पहले एक बार मैं स्क्रीन आउट हुआ, एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, और इस बार मैं रिकमेंड हो गया। तो पिछली बार जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था तो मैंने क्या हुआ था कि मैं भी आप लोगों की तरह ये इंटरनेट पर पिक्चर्स देखता था, स्टोरी पढ़ लेता था। तो स्टोरी पढ़ने से क्या होता था कि मेरे दिमाग में वो एक स्टोरी जो है उसकी एक इमेज बन जाती थी कि अगर ये इमेज आती है, ठीक है, मुझे इस तरीके से स्टोरी लिखनी है। बट उसके बाद ये हुआ कि अब जब मैं पिछली बार जब मैंने खुद की स्टोरी लिखी तो मुझे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार ये स्टोरी सही है कि गलत है। मेरे को लग रहा था कि मैं इस बार सेलेक्ट नहीं होऊंगा। बट इस बार मैं अपने आप को अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करके गया था। स्टोरीज़ मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी, कोई स्टोरी मैंने नहीं देखी। मैंने ये डिसाइड किया कि जो भी स्टोरी ऑन द स्पॉट आएगी मैं उसको देखूंगा, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से उसको रिलेट करके लिखूंगा। और मैंने वही किया। और मेरा जब साइकोलॉजिकल टेस्ट ख़त्म हुआ तो मैं खुश था कि मेरा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आ गई थी मेरे पास कि हाँ, मैं रिकमेंड हो सकता हूँ। और फिर उसके बाद जीटी और आईयू भी मेरा अच्छा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको कोई भी पीपीटी या फिर टीएटी की पिक्चर सामने आती है तो सबसे पहले आप उसके बैकग्राउंड के एनालाइज करो। बैकग्राउंड को एनालाइज करने के बाद आप ये देखो कि कैरेक्टर्स कितने हैं और कैरेक्टर में एक रिलेशन बैठा हो सकता है या एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, या तो हो सकता है एक फादर हो और एक सन हो। ठीक है, तो वो एज डिफरेंस देखकर आप एक बैकग्राउंड का स्कैन करके उनको मूड का देखकर एक परफेक्ट स्टोरी बनाओ जो कि आपको लगे कि हाँ ये डिज़ायरेबल स्टोरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि पीपीटी में वो लोग यही देखते हैं कि आपका परसेप्शन कैसा है और उसके अकॉर्डिंग आपकी साइकोलॉजी कैसी है। और नरेशन के ऊपर भी अगर आपको चाहिए कोई वीडियो की नरेशन किस तरह से करते हैं, ग्रुप डिस्कशन कैसे करते हैं पीपीटी में, तो उसके लिए भी जैसा कमेंट होगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग को चाहिए वैसी वीडियो तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे आप लोग जैसा भी होगा बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और एसएसबी से और कोई भी रिलेटेड डाउट्स हों जीटीओ से या फिर आईओ या फिर साइकोलॉजी में, डब्ल्यूएटी के भी मैं वीडियोस कुछ दिन में बनाऊंगा, जैसे ही आप जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। और एसआरटी के भी कुछ मैं आपको तरीके बताऊंगा जिस बेसिकली मैं आपको तरीके क्या बताऊं, जो भी आप हो, बी जेन्यून टू योर रिस्पॉन्सेज, ठीक है, टू योर सेल्फ। और अगर आप जेन्यूनली आंसर लिखोगे तो आपकी पर्सनालिटी उसमें साफ साफ दिख जाएगी और आप सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब जिसकी पर्सनालिटी, अब होता क्या है कि एक एक लेवल होता है, मतलब अगर आपके ओएलक्यूज उस उनके उससे मैच नहीं कर रहे हैं, अगर आपके जो जितने भी चीज़ें हैं अगर उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही हैं तो आप नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। भले ही आप कितना अच्छा स्टोरी लिख लो, कितने अच्छे वो कर लो, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी उस तरह की नहीं है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उस चीज़ को क्लियर करें। लेकिन इसका नहीं सोचना है कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है, आप उनको अपना जो रियल पर्सनालिटी है वो दिखाइए, वो उनका काम है कि वो आपको सेलेक्ट करें या ना करें। तो इस वीडियो में मेरा काम तो ख़त्म हो गया, और ऐसी ही एक आध और पिक्चर्स पे मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि अगर पिक्चर आती है तो आपको किस तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया, फोरग्राउंड बैकग्राउंड स्कैन करना है, रिलेशन बैठाना है, दोनों कैरेक्टर्स है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में। उसके बाद आपको वो एनवायरनमेंट देख के एक स्टोरी बनानी है। ठीक है, वो स्टोरी आपके दिमाग में खुद ब खुद आपकी पर्सनालिटी, आपके एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आ जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं ओआईआर से रिलेटेड, वैसे मैंने ओआईआर से काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मेरे को अगर आपको लगता है कि ओआईआर में वीडियो सफिशेंट नहीं है तो आप मेरे को बताइएगा, मैं ओआईआर पे भी कुछ वीडियोस बना दूंगा। मिरर इमेज पे भी मैंने बनाई हुई है, दो आई थिंक इट वाज नॉट क्लियर। तो मैं सोच रहा हूँ कि मिरर इमेजेस पर एक और ठीक ठाक वीडियो बना दूँ। और ओआईआर वैसे कोस्ट गार्ड का सिंपल ही है कंपेयर टू अदर एसएसबीज। ठीक है, और अगर जिस पे भी आपको डाउट्स हों, पीपीटी या फिर टीएटी या फिर कोई भी एसएसबी के प्रोसीजर में अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और इस पिक्चर में जितना था मैंने आपको एनालाइज करके बता दिया है। तो फ्रेंड्स,
देखते रहेगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा वीडियोस बनाने के लिए। और बेल आइकन आप ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है बताने के लिए, ये सारे वीडियोस में यही लोग बताते हैं, बट मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ। और कोई भी एसएसबी से रिलेटेड टॉपिक, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर पर भी अगर वीडियोस बनाऊं, जियो पॉलिटिक्स पर भी वीडियो बनाऊं, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूं। बस अगर आप लोग का जैसा कंसेंसस होगा उसके हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर दिस एंड कंटिन्यू टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू। जय हिंद।